जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मैं श्रवण दुबे। काफी पहले मैं एक एपिसोड में जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र किया था, जो अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के समय और इवेंचुअली पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने और फिर हालात कुछ इस तरह से बने कि उनको इस्तीफा देकर भारत लौटना पड़ा और 1968 में गुमनामी की अवस्था में ही उनका देहांत हो गया था। और उस समय यह भी बताया था कि जो कौम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखती, उस कौम का मिट जाना ही उसकी नियति है। जो अपने में सुधार नहीं लाना चाहती, नहीं सुधार करती। आज फिर मैं एक इतिहास के एक बेहद चर्चित व्यक्तित्व की बात करूंगा। कई लोग मेरी बात से असहमत भी होंगे, बट इट्स माई प्रेरोगेटिव टू एक्सप्रेस द थिंग्स इन माई वे। और कुछ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी है। मैं बात कर रहा हूं 1920, शहर लाहौर, आज का पाकिस्तान। दो किताबें प्रकाशित हुई। एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक 19वीं सदी का लंपट महर्षि। और किताब में काफ़ी ऑफेंडिंग चीज़ें लिखी हुई थी, काफ़ी ऑफेंडिंग चित्र प्रकाशित हुए थे उसमें, जिससे पूरा हिंदू समाज उद्वेलित था, गुस्से में था। बात मोहनदास जी तक पहुंची और मोहनदास जी ने इसे सिंपली ये कह दिया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है। खैर, अब 2023 में एक बार फिर से एक किताब प्रकाशित होती है राजपाल प्रकाशन से, जिसके मालिक थे महाशय राजपाल। किताब का नाम था रंगीला रसूल। लेखक के तौर पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ ये लिखा था दूध का दूध, पानी का पानी। हालांकि उसके असली लेखक थे पंडित चंपूपति, जो एक स्कॉलर थे, इस्लाम के भी बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे ही वो किताब आई तो मच गया हंगामा, जो अक्सर होता है, जो आज भी होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी गैंग, खान मार्केट गैंग, देश बचाओ गैंग, संविधान बचाओ गैंग। ये गैंग उस समय भी था, ये कोई नया कॉन्सेप्ट आज है नहीं। तो मामला गया लाहौर हाई कोर्ट में और वहाँ पे जाने से पहले 28/5/1924 को यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित होता है। गांधी जी लेख लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि ये बहुत गलत बात हुआ है, इस तरह की किताबें प्रकाशित नहीं होनी चाहिए और ये समाज में विद्वेष पैदा करने वाला एक किताब है। तो खैर, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में बड़े बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, गांधी जी का भी टैक्टिकल सपोर्ट था। और लाहौर हाई कोर्ट में महाशय राजपाल ने पंडित चंपूपति के द्वारा मुहैया करवाया गया हर एक आयत हदीस का एक एक लाइन उद्धृत करके कहा कि आप फैसला करें कि इस किताब में लिखा हुआ क्या बात गलत है। और फाइनली जज साहब का भी डिसीजन हुआ कि नहीं, किताब को बैन नहीं किया जाएगा और यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। तो जब ये हो गया फैसला, तो फिर मोहनदास जी एक और लेख लिखते हैं यंग इंडिया में और लेख लिखते हैं। ये लेख प्रकाशित होता है 3 अगस्त 2024 को और गांधी जी लिखते हैं कि अगर न्याय कचहरी के माध्यम से नहीं मिलता तो मुसलमानों को सड़क पे आना चाहिए और भीड़ तंत्र के द्वारा न्याय ले लेना चाहिए। एक ही विषय पे एक आदमी कैसे दोहरा रवैया अपना सकता है, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था ये। खैर, तो भीड़ तंत्र काफ़ी दिन तक सक्रिय हुआ और स्थिति ये हो गई कि महाशय राजपाल को छुप के रहना पड़ता था। कई सालों तक ऐसा चला और एक दिन मोहम्मद इलम दीन का नाम का एक आदमी 4 जून 1929 को गांधी जी की हत्या कर देता है। और यह तब होता है जब गांधी जी लगातार यंग इंडिया में लेख लिखते रहते हैं। तो उस समय लेख ही एक माध्यम था, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो वगैरह नहीं थे। तो लेख पे ही लोग विश्वास करते थे और वही लोगों के बीच आता था, उसी को लोग पढ़ते थे। तो जब इलम दीन ने हत्या कर दिया महाशय राजपाल को, तो फिर मामला पहुंचा कोर्ट में। हिंदू समाज, कई सारे हिंदू संगठन, बहुत सारे लोग गुस्से में थे और उस समय कोर्ट कचहरी का एक था। आज भी जो आपके पुराने
बड़े बुजुर्ग होंगे वो कहते होंगे, या उन्होंने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून और कानून को पालन करवाने की जो तरीका था वो काफ़ी सख्त था। हालांकि भारतीयों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अट्रॉसिटी किए, कई मामले में उन्होंने एक तरफा रवैया अपनाया, भगत सिंह जी के मामले में या अन्य मामलों में, राजगुरु सुखबीर। तो खैर, अब 31 अक्टूबर 2029 को हिंदू संगठनों के दबाव में और साक्ष्य के उपलक्ष्य में, साक्ष्य के साथ मोहम्मद इलमदीन को फांसी हो जाती है और उनको मोहम्मद इलमदीन को हैंग कर दिया जाता है। और हैंग करने के बाद फिर मोहनदास जी प्रकट होते हैं लाहौर में। इन मामलों के बाद उनका प्रकटीकरण बड़ा आवश्यक हो जाता था, बाकी सही मामलों में वो हो या ना हो। तो उन्होंने फिर एक लेख लिखा यंग इंडिया में कि कोई गलती नहीं थी इलमदीन की, ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, उसके धर्म का अपमान हुआ था और उस अपमान का बदला लिया। उसका उम्र कम था, 19 साल था, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बचाव किया इलमदीन का, फांसी देने के पहले भी और फांसी देने के बाद भी। और अंततः 1948 में वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति ही बोल रहा हूँ मैं। 1917 में एक आदमी आता है इंग्लैंड से, जब उसकी उम्र 49 साल होती है। उसके पहले कितने लोग यहाँ मारे गए, काटे गए, भारत की आज़ादी के इतिहास में दर्ज है, घोषित अघोषित, कि लगभग 7 लाख लोगों की हत्या हुई है। और आज़ादी का इतिहास कोई 200 साल 250 साल का तो था नहीं, 700-800 साल के गुलामी का इतिहास रहा है ये। तो जब लोग 22-23 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे थे, उस काल में भारतीयों के ऊपर अट्रॉसिटी जग जाहिर थे। उस काल में एक आदमी इंग्लैंड में सार्जेंट मेजर रह के 49 साल की उम्र में भारत लौटता है और तब आके उसको लगता है कि अब तो मैं नेता बन सकता हूँ। और उसका दोहरा चरित्र सिर्फ इस मामले में नहीं, दर्जनों ऐसे मामले हैं जहाँ दिखता है, साफ साफ दिखता है। तो ये ही मेरा कहना था। और अब पहले जैसी बात तो है नहीं, इन चीज़ों को इतिहास में दर्ज होना चाहिए ताकि लोग डिसाइड कर सकें। अब जो हीरो हमने चुने हैं अपने देश के शुरुआत से ही, वो हीरो गलत चुन लिया हमने, और उसका नतीजा ये है कि आज भी हम उसका दंश भुगत रहे हैं, क्योंकि इतिहास ही कुछ ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया जो एक तरफा रवैये से ओत-प्रोत थे। हमारे हीरो जो थे वो कहीं बैक ले लिए, बैकडोर में रह गए, और जो नेता थे, जो नेता बनना चाहते थे, लोगों ने एक दूसरे को नेता बनाया और वही लोग की आज हम जय जयकार करते रहते हैं। तो साथियों, इस पे सोचिएगा कि एक आदमी का दोहरा रवैया, और उस दोहरे रवैया के बावजूद वो आदमी देश का बहुत बड़ा हीरो, और जो एक्चुअल हीरो था वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया। हम जानते भी नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई। तो यही मेरा सोचना था। आपका क्या सोचना है इस पे बताइएगा। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।